नमस्कार, स्वागत है आप सबका एटीसी की इस सेमिनार कम चर्चा कम डिस्कशन कम इंफॉर्मेशन क्लास के अंदर, जिसका उद्देश्य यहाँ पर हमारा है कि हम आरएएस के जो प्रीलिम एग्जामिनेशन अभी हुआ है 2023 का, उस पेपर के बारे में चर्चा करें। और जैसा कि सबने पोस्ट देख ही लिया होगा कि ये एक महाचर्चा है। महाचर्चा इसलिए है क्योंकि पेपर के उन सब एस्पेक्ट्स पे चर्चा करेंगे जो कि जनरली आरएएस के एग्जाम्स में लेवल रहता है, जिस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, जिस तरह की अनसर्टेनिटी होती है, जिस तरह के आउट ऑफ द वे क्वेश्चंस आ जाते हैं, और साथ साथ में जो लोग मेन एग्जाम लिखने चले जाएंगे, मेंस के लेवल तक पहुंच जाएंगे, उन लोगों के लिए मेंस की स्ट्रेटेजी क्या रहनी चाहिए आरएएस के लिए खासकर, उसके ऊपर डिस्कशन किया जाएगा। जितने लोग यहाँ बैठे हैं उनके लिए तो क्लास है ही है, साथ साथ में जो भी व्यूअर्स हमारे ऑनलाइन देखेंगे यूट्यूब पर या अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर, उनके लिए ये एक इन्फॉर्मेशन क्लास है राजस्थान के अलग अलग कोने में रहने वालों के लिए कि किस तरह जो है ये एग्ज़ाम जो है आगे के लिए टारगेट करना है, क्योंकि अब प्रीलिम्स हो गया, अगला पड़ाव मेंस है, तो कैसे हम उसके लिए आगे जाएंगे। ठीक है, आप सब ने पेपर देख ही लिया है और सब लोग पेपर के लेवल से वाकिफ ही हो। जिन्होंने दिया है पेपर इसी अटेम्प्ट में उन्होंने भी देख लिया है, सबको आइडिया ही है। और पेपर देने के बाद में अगला पड़ाव पेपर के जस्ट बाद जो रहता है वो रिजल्ट का है। रिजल्ट के बाद ही नेक्स्ट स्टेप पर आप मेंस के लेवल पर जाते हो। और रिजल्ट एक ऐसी जगह है जहां पर जनरली आप दो ही ऑप्शंस देख सकते हो, या तो सक्सेस है या फिर फेलियर है, यही ऑप्शंस होते हैं। तीसरा कोई ऑप्शन नहीं होता जो रिजल्ट के बाद दिखे। तो रिजल्ट अपने आप में एक इंपॉर्टेंट एरिया रहेगा। अब इस एग्जाम के बाद में अगली कड़ी, तो जनरली सक्सेस और फेलियर यही दो टर्म रिजल्ट्स के ओरिएंटेशन में समझते हैं लोग। पर मैं इंग्लिश सबने ही पढ़ा है, लगभग सभी ने इतना इंग्लिश तो पढ़ा है 10th 12th स्टैंडर्ड तक का, तो कि बेसिक इंफॉर्मेशन इंग्लिश की तो आपको होती ही होती है। तो एक टर्म है सक्सेस। इस एग्जाम के रिजल्ट के बाद में सक्सेस होगा या फेलियर होगा, तो सक्सेस एक टर्म है। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि सक्सेस का ऑपोजिट क्या होता है, कौन जानता है? किस किस को पता है कि सक्सेस का एंटोनिम समझते हैं, विलोम जिसको बोलते हैं वो, या ऑपोजिट क्या होता है, क्या होता है, कौन जानता है? इतनी इंग्लिश तो सबने पढ़ी होगी, आई गेस। एंटोनिम्स ऑपोजिट तो पढ़े होंगे ना। जैसे सफलता का ऑपोजिट क्या होता है, कोई भी नहीं जानता, ताजुबी की बात है। क्या बता? असफलता। सब ऐसे इंग्लिश में सक्सेस का ऑपोजिट क्या होगा? अनसक्सेसफुल। और क्या हो सकता है? फेलियर। फेलियर सक्सेस का ऑपोजिट है, ऐसा ही है। और ये उन लोगों के लिए है जो दुनिया को एक बहुत छोटे पर्सपेक्टिव में देखते हैं, या फिर किसी एग्जाम को केवल उस एग्जाम तक ही देखते हैं, लाइफ का एक पार्ट या एक पड़ाव की तरह नहीं देखते। सक्सेस का ऑपोजिट उन लोगों के लिए जो लोग छोटे पर्सपेक्टिव में देखते हैं, उनके लिए तो फेलियर है। जैसा कि अभी पीछे से आई थी आवाज कि सक्सेस का ऑपोजिट फेलियर है। उन लोगों के लिए फेलियर है जो लोग बहुत छोटे नैरो पर्सपेक्टिव में देखते हैं, पर हम वो लोग नहीं हैं। हम नैरो पर्सपेक्टिव में सक्सेस को नहीं देखते या फेलियर नहीं देखते। हम वो लोग हैं जो वॉरियर कैटेगरी के होते हैं, योद्धा जिनको बोलते हैं ना, उस कैटेगरी के लोग हैं। और योद्धा कभी भी सक्सेस का ऑपोजिट फेलियर नहीं मानते। सक्सेस का ऑपोजिट जो लोग योद्धा हैं जीवन में, फाइटिंग स्पिरिट रखते हैं, उनके लिए सक्सेस का ऑपोजिट है टू नॉट ट्राई, कोशिश न करना। सक्सेस का ऑपोजिट टू नॉट ट्राई है, न कि फेलियर। फेलियर सक्सेस का पार्ट है, ऑपोजिट नहीं है। फेलियर सक्सेस में इनबिल्ट है, इनहेरेंट है, उसके बिना सक्सेस है ही नहीं। फेलियर इज अ इनहेरेंट पार्ट ऑफ सक्सेस। सक्सेस का ऑपोजिट फेलियर नहीं, नॉट ट्राई करना, टू नॉट ट्राई, बार बार कोशिश न करना या कोशिशें छोड़ देना ही
क्या है? सक्सेस का ऑपोजिट है। जो लोग दुनिया में, जितने भी लोग आप देखते हो सफल हैं, जिनको आज तक देखा है सफलता, जिनको आप मानते हो कि वो सफल हैं, वो इतना आसान तरीके से सफल नहीं हुए हैं। बहुत सारी असफलताएं देखी हैं, तब जाकर सफल हुए हैं। मैंने शुरुआत इसलिए करी इसी जगह से, क्योंकि आरएएस के प्रीलिम एग्जामिनेशन के बाद एक बहुत बड़ा क्राउड है जो फेल होगा या सफल नहीं होगा। तो वो अपने आप को फेलियर की तरह देख रहा है, या फिर सक्सेस के पार्ट की तरह देख रहा है, या फिर कोशिश न करने वाले व्यक्ति की तरह देख रहा है। उसको ये चीज क्लियर होना जरूरी है। अभी उनको ज्यादा जरूरत है जिनके नंबर कम आ रहे हैं, न कि उनको जिनके ज्यादा आ रहे हैं। जिनके 95 आ रहे हैं, 100 आ रहे हैं, 105 आ रहे हैं, उन लोगों को जरूरत नहीं है किसी टीचर की। हाँ, तैयारी के लिए जरूरत होगी, मेंस की वो अलग बात है, पर उनको सही मायनों में जरूरत है जो लोग किसी भी वजह से 1 नंबर से, 2 नंबर से, 3 नंबर से या पिछली कट ऑफ के आसपास नहीं पहुंच पा रहे हैं किसी भी वजह से। तो उनके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है आउटसाइड सपोर्ट, बजाय उनके जो लोग दिख ही रहे हैं कि क्वालिफाई कर लेंगे। तो सक्सेस का अपोजिट क्या हुआ? फेलियर नहीं। फेलियर उसका पार्ट है, कोशिश ना करना, टू नॉट ट्राई इज ऑपोजिट ऑफ सक्सेस। तो जितने भी लोग मैंने बोला ना दुनिया में सफल हैं, वो बहुत सारी असफलताओं की वजह से है। और उसके लिए एक बहुत बेसिक सा फॉर्मूला काम करता है जिसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ वेस्टेड एफर्ट्स। ये मेरा सबसे फेवरेट लॉ है। इस दुनिया का जितने भी फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में, मैथमेटिक्स में और किसी सब्जेक्ट में, कॉमर्स में, आर्ट्स में, इकोनॉमिक्स में, जो भी लॉ आज तक बने होंगे, उन सब लॉ में सबसे फेवरेट लॉ मेरा यही है, लॉ ऑफ वेस्टेड एफर्ट। वेस्टेड एफर्ट क्या होता है? ये हम ह्यूमंस ही हैं ऐसे जनरली। कल के इस एग्जाम के बाद कई बच्चे ये सोच रहे होंगे कि अब हम नंबर अगर हमारे नहीं आ रहे हैं कट ऑफ के बराबर, तो अब हम आगे तैयारी नहीं करेंगे, या आरएस में ऐसा ही होता है, बहुत करके देख लिया, बहुत कोशिश हो गई। पहला अटेम्प्ट वाले भी ये सोचने लग जाते हैं कि मेरा इतना नहीं आ रहा है तो क्या होगा, या मेरा इतना आ नहीं पाया तो क्या होगा, अब मैं आगे नहीं करूं, कुछ और सोच लूं, कुछ और। तो उनके लिए 2 बातें मैं, जो लोग किसी भी वजह से अपने इस रास्ते को छोड़ने का सोच रहे हैं, उनके लिए 2 बातें मैं डिस्कशन करूंगा, जिसमें से एक बात लॉ ऑफ वेस्टेड एफर्ट है। ह्यूमंस ही हैं हम ऐसे जो किसी भी वजह से अगर किसी भी प्लेटफॉर्म पर फेल हो जाते हैं, तो हम अपने एफर्ट्स को कि वेस्ट हो गए इस तरह से देखने लग जाते हैं और उस रास्ते को छोड़ देते हैं, दोबारा न करने का सोच लेते हैं, या मौका भी हो, एलिजिबल भी हो तो भी नहीं करते। ये केवल हम ह्यूमंस ही हैं। हमारे अलावा जितनी भी स्पीशीज, प्रजातियां दुनिया के अंदर हैं, वो इस तरह से नहीं सोचती हैं। सबको ये पता है कि जितने भी एफर्ट किए जाएंगे उनमें से मैक्सिमम एफर्ट वेस्ट हो जाएंगे। जैसे कि कुछ एग्जांपल्स, फिश जो एग्स पानी के अंदर ही देती है, जितने भी एग्स वो देती है उसमें से 50% से ज्यादा एग्स वो दूसरी स्पीशीज के द्वारा खा लिए जाते हैं। तो उनका जो एफर्ट है ना, 50% एफर्ट वेस्ट ही जाता है। जंगल में शेर जब शिकार करता है ना, तो 10 में से 9 एफर्ट फेल जाते हैं। 10% एफर्ट सक्सेसफुल होता है, 90% एफर्ट फेल हो जाता है शेर का भी। ऐसा ही है, ये दुनिया का नियम है। दुनिया की 60-70% बारिश जो होती है ना, वो ओशन में होती है, जहां पानी की जरूरत ही नहीं है, जहां नीड ही नहीं है, पानी ऑलरेडी है वहां पानी की नीड ही नहीं है। जमीन पर हो तो काम भी आए ना, बट 70% से ज्यादा बारिश कहां हो जाती है? ओशन में हो जाती है। वेस्टेड एफर्ट है, वो एफर्ट काम ही नहीं आता। चाहे शेर का शिकार हो, चाहे मछली के अंडे हों, चाहे बारिश हो, ये दुनिया का नियम है कि जो एफर्ट्स होंगे उनमें से मैक्सिमम एफर्ट फेल होंगे, वेस्ट होंगे। बहुत कम एफर्ट होंगे, कोई एक होगा मौका जब ट्रिगर कर जाएगा और फिर वो एकदम सफल हो जाएगा। तो लॉ ऑफ वेस्टेड एफर्ट पर दुनिया काम करती है। ये एक पहली बात है उन सबको
ध्यान रखनी है। जो भी लोग किसी भी वजह से आरएस के इस प्रीलिम एग्जाम में उस लेवल तक नहीं पहुंच पा रहे जो कि जनरली क्वालिफाइंग लेवल दिखता है, पिछले अटेम्प्ट्स की कट ऑफ दिखती है, अगर नहीं पहुंच पा रहे तो उनको समझ आना चाहिए उनके एफर्ट वेस्ट नहीं है। ये दुनिया का नियम है। आप 9 बार ट्राई करोगे तो 10वीं बार में जाकर शेर को शिकार मिलता है। बारिश 70% पानी में, तो आपका ये एफर्ट नेचर के अकॉर्डिंग परफेक्टली फाइन है। जितने भी बीज जमीन पर गिरते हैं पेड़ों से निकलकर, जिनसे पेड़ उग जाने चाहिए, उनमें से 70-80% बीज जो हैं वो चिड़िया या और तरह की बर्ड्स खा जाती हैं। मतलब जितने पेड़ धरती पर लगने चाहिए उसके 70-80% पेड़ बीज वाले स्टेज पर, सीड वाले स्टेज पर ही खत्म हो जाते हैं, क्योंकि चिड़ियाएं या जो जानवर जमीन पर रहते हैं वो उनको चुग लेते हैं, खा जाते हैं, तो उनको जमीन में दबने का मौका नहीं मिलता, फिर वो पेड़ नहीं बन पाता। तो एक बहुत सारा एफर्ट जो नेचर का है वो क्या हो जाता है, वेस्ट हो जाता है। ये दुनिया का नियम है, ये नेचर का लॉ है, ऐसा ही बना है दुनिया। तो आपका एफर्ट, जिन लोगों ने भी एग्जाम फाइट करा, ऑनलाइन भी लोग देख रहे हैं, बाई चांस भी यदि क्वालिफाइंग स्टेज से पास नहीं पहुंच रहा है तो ये आपका वेस्ट नहीं हुआ है, ये नेचर का रूल है। और इसका ये मतलब नहीं है कि हम ट्राई ना करें, क्योंकि जैसा मैंने शुरुआत करी कि सक्सेस का ऑपोजिट फेलियर नहीं है, फेलियर इज द पार्ट ऑफ द सक्सेस। मेक इट अ स्टेपिंग स्टोन, मेक इट अ लर्निंग, और फिर ऊपर बढ़ जाओ। ये जज्बा जिसमें है ना वो आगे निकल गया। तो इस एग्जाम के बाद में जो लोग छोड़ने का सोचते हैं, तैयारी नहीं करेंगे, उनके लिए पहली सीख तो यही है कि वो लोग क्या, दुनिया का दस्तूर है लॉ ऑफ वेस्टेड एफर्ट, इसको ध्यान में रखें। और ऐसा होगा ही होगा, मैक्सिमम एफर्ट्स फेल होंगे आपके। पर एक बात साफ है, जो करता गया, हिंदी में कहा था ना, करत करत अभ्यास से जड़मति होत सुजान। तो करते रहने से बार बार एक दिन ट्रिगर कर जाता है। जितने लोग सफल हुए, थॉमस एडिसन 1000वें अटेम्प्ट में जाकर बल्ब बनाया, 999 वेस्टेड एफर्ट्स हैं। बट आज ये रोशनी सारी थॉमस एडिसन की वजह से ही है। अगर वो ये ना करते तो ये बल्ब होता ही नहीं, लाइट जलती ही नहीं, और हम यहाँ बैठे ही नहीं होते। अगर वो आदमी दुनिया में 1000वां एफर्ट नहीं लेता तो दुनिया अंधेरे में होती। इसका मतलब साफ है, जितने लोग बड़े हुए दुनिया में, उन्होंने बहुत सारे फेल्ड एफर्ट्स झेले और फिर जाकर वो लोग जो है दुनिया के लिए कुछ बड़ा कर पाए। तो एक तो ये बात ध्यान रखनी चाहिए, जो दुनिया का नियम है इसमें आपकी या किसी की भी कोई गलती नहीं होती, ये नेचर का लॉ है, ऐसा ही होगा। और जो आप काम ईमानदारी से करे थे वो कहीं ना कहीं दुनिया में पे करेगा आपको, ये भी पक्की बात है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपने प्रिपरेशन करी, आपने एग्जाम दिया, किसी वजह से वो नहीं हुआ और अब वो सारी प्रिपरेशन आपके लिए नाली में चली जाए, बह जाए, ड्रेन हो जाए, ऐसा नहीं होगा। वो प्रिपरेशन लाइफ में कहीं ना कहीं आपको पे करेगी। मैं भी उसका एक उदाहरण हूं, और मेरे जैसे ऐसे बहुत से लोग हैं जो आपकी तैयारी, जरूरी नहीं है टीचर की तरह ही पे करे, और भी कई तरीके से आपको लाइफ में पे करेगी। आपको ये एहसास हो जाएगा कि आपने जो प्रिपरेशन करी वो आपकी कमाई है, और आज आपके घर की तिजोरी में, आपके दिमाग की तिजोरी में बंद है। वो जब जरूरत पड़ेगी तब निकल कर सामने आएगी और काम करेगी आपके लिए। तो आपकी प्रिपरेशन कभी वेस्ट नहीं जाती, ये पक्की बात है। और सेलेक्ट होने वाले की कोई एज नहीं होती। जब तक एलिजिबिलिटी अवेलेबल है तब तक ऐसे लोग भी मैंने देखे हैं। अभी मैं आपको एक उदाहरण बताता हूं, जो एंड तक कोशिश करते रहे और हार नहीं माने और बन गए। जिस दिन बन गए उस दिन पीछे के सारे पाप धुल गए। 2018 का आरएएस का अटेम्प्ट, जो फर्स्ट रैंक ऑल इंडिया, ऑल राजस्थान में जो फर्स्ट रैंक था, वो एक फीमेल कैंडिडेट थी, मुक्ता राव। और उन्होंने जब 2018 का फॉर्म फिल किया था तब उनकी एज थी 39 ईयर्स। इसका मतलब 40 ईयर्स लास्ट एज है एलिजिबिलिटी की, एग्जाम देने की। 39 मतलब उनकी लाइफ का क्या हुआ, वो आखिरी अटेम्प्ट हुआ। लास्ट अटेम्प्ट में उन्होंने वो फॉर्म फिल करा है। 39 ईयर्स की एज, 10 साल का बेटा, 9-10 साल का बेटा,
परिवार, पूरी गृहस्थी, सब कुछ। और 2016 के अटेम्प्ट में रह गई थी वो फाइनल में, इंटरव्यू तक या शायद मेंस में कुछ रह गई थी, एग्जैक्ट तो मुझे नहीं आइडिया, शायद एक लेवल पर 2016 में उनका सिलेक्शन नहीं हुआ था। 2018 के अटेम्प्ट में 16 की सारी गलतियों को ठीक करते हुए, जहां जहां गलतियां करी उन सबको ठीक करते हुए 39 की एज में एग्जाम का फॉर्म फिल करा। जब तक एग्जाम की वैकेंसी खत्म हुई तब तक तो 2021 हो गया था, मतलब उनकी एज 41 और 42 के बीच में थी जब उनका फर्स्ट रैंक आया, पूरे राजस्थान में नाम हुआ। मैं आज एक उदाहरण की तरह काम में ले रहा हूं। 39 ईयर्स की एज में यदि कोई महिला ये जज्बा रख सकती है कि मैं फिर एफर्ट करूं, ये आखिरी एफर्ट होगा एलिजिबिलिटी के हिसाब से, इसके बाद मौका भी नहीं मिलेगा, और उसमें इतना कमाल कर सकती है कि सेलेक्ट हो जाए, तो अंत तक हार नहीं मानती। अभी एक सीरीज आई थी, वेब सीरीज एस्पिरेंट्स करके, उस सीरीज के अंदर आखिर के अंदर एक कविता आती, उसमें आखिरी लाइनें जो उस कविता की हैं वो हैं कि कुछ भी फर्क नहीं है सब कुछ जीत लेने में और अंत तक हिम्मत न हारने में। तो जो लोग किसी भी वजह से क्वालिफाई नहीं कर रहे उनके लिए ये बड़ा मोटिवेटिंग होना चाहिए। और मुक्ता राव जो 2018 की टॉपर है वो तो होनी ही चाहिए, जो 39 की एज में भी ये जज्बा रखें कि मुझे RAS बनना है और फर्स्ट रैंक के साथ उसको क्वालिफाई करें और अपनी आखिरी अटेम्प्ट को इसी तरह से अटेम्प्ट करें जैसे कि वो उनका मतलब सबसे इम्पॉर्टेंट अटेम्प्ट है और इसके बाद जो है मौका नहीं मिलने वाला। 39 की एज में इस तरह से उस जज्बे से काम करना, तो जो लोग 30 से कम एज के हैं, 30-35 के बीच में हैं, उनके लिए तो सोचने की भी ज़रूरत नहीं है, चिंता नहीं करनी चाहिए, और एफर्ट्स वेस्ट होते ही होते हैं, ये बात तो आप अब समझ ही गए हो। तो इस तरह से जो है हमको अपने प्रिपरेशन को और मोटिवेटेड रहकर जो है काम करना है, ठीक है। अब इम्पॉर्टेंट बात ये है कि पेपर क्या है, पेपर पर कैसे मतलब इवैल्यूएट किया जाए पेपर को। कोई भी एग्ज़ाम सिविल सर्विस का, चाहे वो RAS का एग्ज़ाम हो, चाहे वो IAS का एग्ज़ाम हो, या फिर और कोई सिविल सर्विस का एग्ज़ाम हो, सभी एग्ज़ाम्स के अंदर एक बड़ा जनरल सा परसेप्शन, जनरल सा एक सिस्टम होता है कि पेपर जो होता है उसमें कुछ क्वेश्चंस बहुत आसान होते हैं, कुछ क्वेश्चंस बहुत डिफ़िकल्ट होते हैं और कुछ क्वेश्चंस मॉडरेट होते हैं। जो सिलेक्शन होता है स्टूडेंट्स का उन मॉडरेट क्वेश्चंस और उन आसान क्वेश्चंस को सही सिलेक्शन कर और कट ऑफ को क्लियर करने वाले लेवल तक पहुंचने के लिए अपनी स्ट्रेटेजी बनाकर पेपर अटेम्प्ट करने से होता है। पेपर अटेम्प्ट करना और साथ साथ में पढ़ाई करना दोनों एक अलग अलग काम है। और मैं हमेशा कहता हूँ, यहाँ टेस्ट सीरीज जब चलती है तब भी कहता हूँ कि क्वेश्चंस का सिलेक्शन सही से करो, सही सिलेक्शन ही सिलेक्शन करवाएगा। पहला क्वेश्चन डिफिकल्ट आ गया जो हमको नहीं आता था, कोई बात नहीं, दूसरा डिफिकल्ट आ गया, तीसरा डिफिकल्ट आ गया, कोई बात नहीं, पर ऐसा हो सकता है कि पांचवा, चौथा, छठा क्वेश्चन ऐसा आए जो हमको आता हो, तो हम उन 4-5 क्वेश्चन पर अपना जजमेंट ना बना लें, हम उस छठे सातवें क्वेश्चन से जहां हमको आता है वहां से पेपर अटेम्प्ट करें। तो ये पूरा पेपर, मेरे पास पेपर पड़ा है, ये पूरा पेपर जो है RAS का कल वाला जो पेपर है, ये पेपर उस टेस्ट के लिए है कि आपका सिलेक्शन कितना अच्छा है, आप कितने अच्छे से अपने फेवरेट एरियाज, इजी क्वेश्चंस, मॉडरेट क्वेश्चंस को सेलेक्ट करते हो और फिर अटेम्प्ट कर लेते हो। जो लोग सही से कर गए वो लोग अच्छे नंबर तक पहुंच गए, और जहां किसी ने हड़बड़ाहट करी या गड़बड़ हो गई या फिर पैनिक हो गए वो वहीं पीछे रह गए। बस इतना सा ही फर्क है, क्योंकि उस पैनिक की वजह से जो आसान सवाल थे ना वो भी करना मुश्किल हो जाता है। पैनिक इतना खराब है, वो पैनिक की वजह से आसान सवाल भी नहीं हो पाता है। इस पूरे पेपर को देखकर मुझे वो दिन याद आया जब मैं 2010 में अपना पहला अटेम्प्ट दे रहा था, और उस अटेम्प्ट में मेरी प्रिपरेशन RAS के एग्ज़ाम की 60-70% ही थी। राजस्थान मैंने बहुत प्रिपेयर नहीं किया और मैथमेटिक्स मेरा वीक था। जब पेपर आया सामने तो पेपर में शुरुआती क्वेश्चन ही मैथमेटिक्स के ही थे, लाइन से,
अब पहला नहीं आ रहा, दूसरा नहीं आ रहा, तीसरा नहीं आ रहा, 10 क्वेश्चन मेरे सेट के अंदर मेरे को 8-10 क्वेश्चन 12 क्वेश्चन ऐसे मिले जो मेरे से हो ही नहीं रहे 2010 में। अब मेरे लिए वो एक ऐसा एरिया था जब मैं बहुत भयंकर डिमोटिवेट होकर टेंशन में आकर आगे का पेपर भी खराब कर लेता, पर मैं रुका रहा, मैंने देखा कहाँ तक मैथ्स है, उसको स्किप करा, आगे बढ़ा। इंडिया जीके का पार्ट जहाँ शुरू हुआ वहाँ से मैंने अपने क्वेश्चंस करना स्टार्ट किया। तो सिलेक्शन क्वेश्चंस का करना पेपर के अंदर एग्जाम हॉल में बैठकर एक इम्पॉर्टेंट काम है जो सभी को ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि आप कितने भी टेस्ट करो, अगर आप इस चीज़ को ठीक नहीं कर रहे तो आपकी एक हैबिट पड़ जाती है पैनिक होने की पेपर देने के बाद में और हड़बड़ाहट में अटेम्प्ट करने की। उससे क्या होता है, जो आता होता है वो भी बिगड़ जाता है। बहुत आसान क्वेश्चन भी थे, जैसे साइंस में यदि 20 क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं तो 20 में से ऐसे क्वेश्चंस भी थे कि आप अपना बहुत सिंपल जो 9-10 स्टैंडर्ड में कि ओ ब्लड ग्रुप में क्या एंटीजन होता है, बहुत आसान है। इनमें से कौन सी डिजीज़ बैक्टीरियल है या नहीं है, इनमें से जो है कौन सा सैटेलाइट जो है इस व्हीकल से लॉन्च किया है, किस व्हीकल से लॉन्च किया है, लेटेस्ट ही था, 2023 का ही था, वो तो करंट में ही पढ़ा जाता है और वैसे भी पढ़ा जाता है साइंस के अंदर, इसरो की वेबसाइट पर ही गिवन होता है। तो बहुत डायरेक्ट सिंपल, प्रोटीन का इनमें से कौन सा गुण है या नहीं है, बहुत सिंपल। कंप्यूटर का सबसे बेसिक फाइल का साइज बिट, बाइट, किलोबाइट, टेराबाइट, ये वाला इस तरह का क्वेश्चन बहुत आसान था। यदि आप साइंस के 20 क्वेश्चन में से अपने 10 क्वेश्चन चूज कर लेते हो और 10 छोड़ भी देते हो तो आप 50% स्कोर कर गए साइंस में। यदि मैथ्स और रीजनिंग के 20 क्वेश्चन के पार्ट में से आप अपने मतलब का 8-10 चूज कर लेते हो तो आप 50% पे पहुंच गए। ऐसा ही सभी सब्जेक्ट में आपने अपना सिलेक्शन कर लिया ठीक से और जहां ज्यादा आ रहा था वहां ज्यादा कर लिया, तो कभी भी कट ऑफ 50% या उससे ऊपर नहीं जा रही है। यदि हम प्रीवियस ईयर की कट ऑफ देखते हैं तो 40%, 42%, 43% बस यहीं तक रहती है। मतलब 3rd डिवीजन वाला कट ऑफ रहता है अगर टेक्निकली बात की जाए तो। 2nd डिवीजन मार्क्स का कट ऑफ भी नहीं आता। और वो कितना आसान है गेन करना, क्यों? क्योंकि सिलेक्शन ठीक से कर लिया तो हो जाएगा। अगर क्वेश्चन का सिलेक्शन ठीक नहीं हुआ तो फिर कितना भी आपने पढ़ा हो कोई मतलब नहीं है। और प्रेजुडिस होकर हड़बड़ाहट में थोड़ा लिमिट को पुश कर कर अगर इस तरह से कर कर आप जो है पेपर अटेम्प्ट करने गए तो क्या होगा, तो गड़बड़ होगी कि यार कर देता हूं, 3 में से 2 में से एक डाउट लग रहा है, कर देता हूं, टिक कर देता हूं, ये सब बहुत गड़बड़ है। तो पेपर अपने आप में एक मॉडरेट पेपर था, ऐसा ही बनता है, ऐसा ही बनना चाहिए और ऐसा ही बनेगा हमेशा। मैंने आप सबको पेपर जिन्होंने नहीं भी दिया उनको देखने का इसीलिए कहा था ताकि आपको ये पता चले कि जो संस्थाएं इतनी बड़ी कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो जो पेपर कराने हैं उसमें किस तरह के क्वेश्चंस वो एग्जाम में दे रहे हैं और क्या लेवल है पेपर का। तो आप एवेल्युएट करोगे तो आपको 40 से 50% पेपर ऐसा दिखेगा जो आसान है, 30% पेपर आपको मॉडरेट नज़र आएगा, 40% पेपर मॉडरेट नज़र आएगा और 10 से 20% पेपर ऐसा रहता है जो बहुत डिफिकल्ट होता है। तो उसको नहीं करना, उसको नहीं करना। कई बार ऐसा भी होता है पेपर के अंदर कि पेपर में पर्टिकुलरली कोई एक एरिया होता है जो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। जैसे पॉलिटी के कुछ स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस में कंफ्यूज करने का काम किया, तो थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल पॉलिटी का इस पेपर में इंक्रीज कर दिया, उसमें भी पूरा नहीं करा। अगर पॉलिटी के 10 क्वेश्चन दिए तो 4-5 क्वेश्चन थोड़े से डिफिकल्ट दिए, 4-5 बहुत आसान भी दिए। बहुत डिटेल में जिसने पढ़ा है उसके लिए आसान भी हो गया, पर वो सिलेक्शन क्वेश्चन का करना जरूरी, उस क्वेश्चन को टच नहीं करना जो आपको बिल्कुल नहीं आता, जो नहीं सुना, तुक्केबाजी नहीं करनी, ये एक एरिया। दूसरी बात, एक चीज हम देख रहे हैं कि डे बाय डे क्या होता जा रहा है, पेपर का लेवल इंक्रीज होता जा रहा है और वो लेवल इंक्रीज नहीं हो रहा, क्वेश्चन पूछने का जो तरीका है उसमें जो हॉरिजॉन्टल एक्सपेंशन है एरिया सब्जेक्ट का, सब्जेक्ट की जो चौड़ाई है और गहराई है उसको बढ़ा दिया गया है। जैसे एक दौर था जब सवाल कैसा आता था कि आर्टिकल 21 में क्या लिखा है, खत्म, इतना ही पूछा जाता था। एक दौर आया तो ये पूछा कि इनमें से कौन सी बात आर्टिकल 21 के राइट टू लाइफ में होनी चाहिए, इतना ही लिखा था। एक टाइम ऐसा आया जब आर्टिकल 21 में मैच द फॉलोइंग या अलग आर्टिकल्स के साथ मिलाकर मैच द फॉलोइंग कराने लग गए। एक टाइम ऐसा आया जब आर्टिकल 21 से रिलेटेड केस का नाम पूछने लग गए, जैसे कल के पेपर में मेनका गांधी का केस था।
मेनका गांधी के केस पर बात पूछने लग गए। एक दौर ऐसा आया जब मेनका गांधी के केस किससे रिलेटेड है ये पूछ लिया, क्या हुआ था, कौन सा ईयर था, कौन सा आर्टिकल था। अब क्या हो गया, यहां तक सब देख चुके, इंफॉर्मेशन एज का जमाना है और उस जमाने के अंदर इंफॉर्मेशन आपके पास बहुत, कल पेपर होने के 1 घंटे 2 घंटे में ही पेपर आपके पास था, कितना जल्दी मिल गया। जब आपने मेनका गांधी के उस क्वेश्चन को देखा तो अगर आपने गूगल कर उसका आंसर ढूंढ लिया कि मेनका गांधी के केस में क्या क्या बातें, डिटेल में क्या रूलिंग थी सुप्रीम कोर्ट की, वो पढ़ ली तो आपको पता चल गया ना। तो अब पूछने वाला क्या पूछे, वो हमेशा एक लेवल ऊपर चला जाता है, सारे क्वेश्चंस में नहीं जाता, कुछ क्वेश्चंस में एक लेवल ऊपर चला जाता है और कुछ क्वेश्चंस में वो इजी रखता है। जैसे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के क्वेश्चन में मैच द फॉलोइंग करा लिया, कितना आसान। अमेंडमेंट के क्वेश्चन के अंदर उसने फर्स्ट अमेंडमेंट में कौन सी शेड्यूल जोड़ा वही पूछ लिया। पर वहीं जहां पर लोकसभा राज्यसभा में कोई एक सवाल आया तो उसमें थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया, जहां अविश्वास प्रस्ताव नो कॉन्फिडेंस मोशन का क्वेश्चन आया उसको थोड़ा सा स्टेटमेंट डालकर थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया कि 27 थे, 9 थे, लाल बहादुर शास्त्री के टाइम पर कैसे हुआ। अब यदि हिस्टोरिकल पॉलिटी पढ़ी हुई हो, पूरी तरीके से पॉलिटिकल हिस्ट्री पढ़ी हुई हो इंडिया की, तब तो जाकर ये बातें कहीं आ जाती हैं। जनरली जो किताबें चल रही हैं उनमें इस तरह की चीजें नहीं होती। एग्जामिनर ने नो कॉन्फिडेंस मोशन का प्रोविजन, उसके तौर तरीके ये नहीं पूछे, एक लेवल ऊपर चला गया। इससे ये पता चलता है प्रिपरेशन करने वालों के लिए खास बात है, जो प्रीवियस ईयर के, मैं हमेशा कहता हूं 2 चीजें इंपॉर्टेंट हैं, सिलेबस और पीवाईक्यू। तो जब पीवाईक्यू में आप क्वेश्चन का लेवल देख लो कि इस लेवल तक हो गया है, वो केवल मेरे लिए या आपके तैयारी करने वाले जैसों के लिए नहीं, मेरे जैसे लोग पढ़ा रहे हैं उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जिस लेवल तक आरपीएससी चली गई है, अब हो सकता है कि नेक्स्ट एग्जाम में इससे भी एक लेवल ऊपर चले जाए। तो हमारी प्रिपरेशन इस लेवल तक की नहीं रखनी, इससे एक लेवल ऊपर जाकर थोड़ी डिफिकल्ट करनी पड़ेगी, डिफिकल्टी लेवल इंक्रीज करना पड़ेगा। यहां पर जो टेस्ट सीरीज हुई थी आरएएस की, उस आरएएस प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज में पहला पेपर था पॉलिटी का, और जिसने वो दिया था उसके बाद उसको पसीने आ गए थे। बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी लेवल वाला पेपर वो बन गया था, उसमें 40%, 35%, 30% ऐसा ही स्कोर कर पा रहे थे। तो क्या हुआ, आपने एक लेवल अप पढ़ा ना, तो आपको अगर वहां पर डीपीएसपी का मैच द फॉलोइंग दिखेगा ना तो आसान लगेगा कि यार ये क्या पूछ लिया, ये तो बहुत आसान है, ये तो इजी लग रहा है लेवल इसका। तो क्या करना होता है, हर बार पीवाईक्यू का लेवल पकड़ो और उससे एक लेवल ऊपर तैयारी करनी है। सिलेबस तो है ही, वो स्टैटिक है, फिक्स है, बट पीवाईक्यू से आपको रास्ता मिलेगा कि कैसे करना है। जैसे इस पेपर को देखकर अब क्या समझ आता है कि हर केस लॉ की डिटेल पढ़नी पड़ेगी, बहुत ज्यादा, कम भी नहीं, क्योंकि इस बार मेनका गांधी पूछा है, क्या पता अगली बार ए.के. गोपालन पूछ ले। इस बार मेनका गांधी वाला केस पूछा है, अगली बार मिनर्वा मिल्स पूछ ले, या केशवानंदा भारती पूछ ले, या और कोई इंदिरा साहनी का केस पूछ ले, तो कोई पता नहीं ना अगली बार क्या होगा। तो हर केस में क्या क्या मेजर रूलिंग्स नहीं है, इसका मतलब है कि अगली बार हमारी तैयारी में वो दिखना चाहिए, ऐसा ही होना चाहिए, तभी जाकर हो पाएगा प्रिपेयर। आसान आ गया तो कोई चिंता ही नहीं है, उस लेवल तक प्रिपेयर हो जाना चाहिए। अभी तक ये सब यूपीएससी में होता था, पर अब इधर भी दिखने लगा है। तो पहली बात तो क्वेश्चन का सिलेक्शन, दूसरी बात पीवाईक्यू से एक लेवल ऊपर, सेकंड ये प्रिपरेशन का तरीका, दूसरा। तीसरी बात, पेपर करते टाइम जब हम क्वेश्चंस का सिलेक्शन कर रहे होते हैं कि हाँ ये मेरे को आता है, ये नहीं आता, ये नहीं आता, पूरा पेपर एटलीस्ट 3 घंटे में, आरएएस का तो कम से कम 3 घंटे का पेपर है, 150 क्वेश्चन है, 2 बार आपके सामने से निकलना चाहिए। क्योंकि कई बार आप नहीं पढ़ना भूल जाते हो। जैसे कल के पेपर में कई सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनमें नहीं लिखा है, या लिखा है कि इनमें से कौन सा उसका कैरेक्टर नहीं है, या इनमें से कौन सा उसको सही इंडिकेट नहीं करता, या इनमें से कौन सा नॉन करके लिख दिया, ना करके लिख दिया, ऐसा करके लिख दिया। तो अगर आपको गलत ढूंढना है, इसका मतलब ऊपर क्वेश्चन पूरा पढ़ाओ तभी तो गलत ढूंढोगे। तो क्वेश्चन 2 बार आपके सामने से कम निकलेगा, तब जाकर आप उसको ठीक से कर पाओगे। तो एटलीस्ट क्वेश्चन आपके सामने से कितनी बार जाए, 2 बार जाए। फर्स्ट अटेम्प्ट में केवल उतना जाए जितना 100% आता है,
और फिर हम इवेल्युएट कर रहे हैं, मैं हर बार टेस्ट सीरीज में भी बोल रहा था, फिर इवेल्युएट कर लें कि हम इतना स्कोर कर गए हैं। अब यदि हम कट ऑफ से ऊपर हैं तो ज़्यादा रिस्क ना लें, अगर नीचे हैं तो फिर हमारे पास कोई ऑप्शन भी नहीं है, तो रिस्क ले लें, कोई चिंता की बात नहीं है, फिर तो हमारे पास क्लैरिटी है, रिस्क ले सकते हैं। तो एक बात साफ है, वेरी मच क्लियर, कि हमको पेपर करते टाइम कभी भी पहले राउंड में वो क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं करने जिनमें हम श्योर नहीं हैं, उन क्वेश्चंस को नहीं करना जो हमको डाउटफुल लगते हैं, केवल श्योर वाले पहली बार में करने। पेपर इसी तरह का था, यदि साइंस का पहला क्वेश्चन आपको डाउटफुल लग रहा है मत करो, दूसरा आपको आसान लग रहा है कर दिया। मैथमेटिक्स में 10 क्वेश्चन है, 10 में से 4-5 क्वेश्चन डिफिकल्टी लेवल ऊपर था, टफ थे, उनको मत करो, पहले मैथ्स के वो कर लो जो आसान लग रहे हैं, उनको छोड़ दो। देखकर ही अंदाजा लग जाता है कि मेरे से ये नहीं होगा, छोड़ दिया, उस पर टाइम एनर्जी माइंड वेस्ट नहीं करा अपना, वो कहीं और काम लेंगे। जैसे एक सीरीज जो ये मेरे पास पेपर आया, इसमें पॉलिटी और राजस्थान का कल्चर वगैरह एंड में था, अगर किसी को वो अच्छे से आता तो राजस्थान का कल्चर बहुत आसान था, सारे ही क्वेश्चन बहुत इजी थे, लगभग कल्चर पूरा ही आसान था। अगर आप देखोगे तो सब पढ़े हुए से ही थे, मेला कौन सा कहाँ भरा, कौन से देवता का क्या नृत्य, अग्नि नृत्य किस देवता के सामने होता है, और मतलब बहुत ही आसान टाइप के सवाल थे, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट कोई नहीं। त्यौहार पे, इन पे, जो मेलों पे, ये चंद्रभागा मेला कहाँ होता है, पेपर आसान था, उस सेंस में आसान था। तो जो आदमी 70 क्वेश्चन 75 क्वेश्चन चूज कर 65 क्वेश्चन बिना किसी गलती के ठीक कर गया, तो वो तो नज़दीक है या क्वालिफाइंग स्टेज में है। और जो 150 में से 65-70 भी ठीक से चूज नहीं कर रहा है, और जो आसान थे, मेरे को कई लोगों के मैसेज आए कि कन्फ्यूजन हो गया। अब अगर इसमें कन्फ्यूजन हो जाए कि माही बजाज सागर प्रोजेक्ट जो है वो किन स्टेट्स के बीच में है, तो फिर तो गड़बड़ी है ना, क्योंकि ये तो कई बार पढ़ा होता है हमने, फिर भी एग्जाम में कंफ्यूज हो जाएं तो फिर तो गड़बड़ है। तो जो आसान सवाल है, जैसे मत्स्य संघ कब मिलाया गया, मत्स्य संघ को कब राजस्थान में ले अलवर भरतपुर करौली को, तो बड़ा आसान सवाल है वो, उसकी डेट ही पता करनी थी, आपको यूनिफिकेशन के स्टेज ही नहीं पूछे थे। तो पेपर का डिफिकल्टी लेवल, पेपर पे चर्चा का पहला पार्ट, पेपर का डिफिकल्टी लेवल मॉडरेट है, ऐसा ही रहता है, ऐसा ही रहेगा हमेशा, कभी चेंज नहीं होगा। आपको अपने आप को उस लेवल तक लेकर जाना है, ये पक्की बात है। आसान आ गया आपकी किस्मत, नहीं आया कोई बात नहीं। तो पहली बात तो जो आज के इस डिस्कशन की जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि एक तो हमको अगर बाय चांस भी पीछे रह रहा है कट ऑफ से तो हार नहीं माननी है। ये पहला एग्ज़ाम भी हो सकता है आपका, दूसरा भी हो सकता है, और पहला और दूसरा एग्ज़ाम आपके लिए लेसन की तरह भी होता है कई बार। भाई आप अपनी हार से कितना सीखते हो, ये इंपॉर्टेंट है। तो एक लेसन की तरह लेकर जहाँ गड़बड़ियाँ हुई, अगले अटेम्प्ट के लिए उन सब गलतियों को सुधार लें, आने वाले टाइम के लिए उनको सुधार लें और आगे बढ़ जाएं, बजाय इसके कि इसको लेकर बैठे रहें और रोते रहें, क्योंकि उसका कोई इलाज नहीं है। आरपीएससी आगे बढ़ जाएगी, वो अपना रिजल्ट दे देगी, वो उसके बाद में अपना जो है मेंस एग्ज़ाम करवा लेगी, फिर इंटरव्यू करवा लेगी, और अगर हम रोते रहे तो हम वहीं बैठे ही रह जाएंगे। तो बेटर क्या रहेगा कि हम क्या करें, जो लोग किसी भी वजह से पीछे हैं, ऑनलाइन भी लोग देख रहे हैं, आप आगे बढ़ें। अब हो गया, पेपर निकल गया, अब आगे क्या कर सकते हैं उस पर प्लान करें, ये दिमाग लगाना जरूरी है। फिर एक बात, पेपर में जनरली जो सिविल सर्विस का पेपर है उसमें मल्टीपल सब्जेक्ट्स होते हैं, और मल्टीपल सब्जेक्ट्स को एक प्लेटफॉर्म पर रखकर डील करना मुश्किल काम होता है। भाई आपके साथ ऐसा हो सकता है कि आपका एक सब्जेक्ट फेवरेट हो, कोई सब्जेक्ट आपका कम फेवरेट हो, तो जो सब्जेक्ट बहुत फेवरेट है उस सब्जेक्ट को ज़्यादा पढ़ने का मन करता है, कई बार ऐसा होता है। जो सब्जेक्ट आपको अच्छा लगता है ना, उस सब्जेक्ट को आप ज़्यादा पढ़ोगे। या फिर कई बार ऐसा भी होता है, जो सब्जेक्ट कोई टीचर पढ़ा रहा है और वो आपको उसकी टीचिंग अच्छी लगती है, तो आपको वो समझ ज़्यादा अच्छे से आता है, तो आप उसी सब्जेक्ट को बार बार देखते हो। और यदि बाई चांस किसी टीचर से आपकी कंपैटिबिलिटी सब्जेक्ट लर्निंग की नहीं बैठी, तो आप उस सब्जेक्ट को थोड़ा कम टाइम देते हो। ऐसा नहीं करना है, क्योंकि इस एग्ज़ाम में चाहे प्रीलिम्स हो चाहे मेंस, दोनों ही लेवल पर सब्जेक्ट्स मल्टीपल हैं और सबका लगभग वेटेज है पेपर के अंदर। तो आपको क्या करना होता है, आपको पेपर का लेवल जो है बराबर रखना है सभी सब्जेक्ट्स के लिए।
अब चाहे आप हिस्ट्री पढ़ो, चाहे कल्चर पढ़ो, चाहे ज्योग्राफी पढ़ो, चाहे इकोनॉमी पढ़ो, चाहे पॉलिटी पढ़ो, चाहे मैथ्स पढ़ो, चाहे साइंस पढ़ो, चाहे रीजनिंग पढ़ो, चाहे करंट पढ़ो, सबका अपना अपना एरिया है, सबका अपना अपना वेटेज है, तो सबको बराबर इंपॉर्टेंस देनी है। ये वैसा ही है ना, आप इमेजिन करो किसी को, आप कोई व्यक्ति है उसको आप बहुत इंपॉर्टेंस देते हो और एक दूसरा, दोस्तों में हो जाता ना ऐसा कई बार कि 3 दोस्त हैं, एक दोस्त पहले वाले को तो ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता है, दूसरे वाले को कम देता है, तो जिसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस दोगे उससे दोस्ती बढ़िया, और जिसको कम दिया उससे रिलेशन खराब। पर दोनों का वेटेज तो बराबर सही है आपकी लाइफ में, वो आपने कैसा रिएक्शन दिया उसी से वो रिपीट होगा, वापस आपके पास आएगा। पेपर में भी ऐसा ही है, सब्जेक्ट जिस पर आपने फोकस ज़्यादा किया वो तो आपको रिएक्शन देगा बढ़िया। ऐसा हुआ होगा एग्जाम में, ऐसा कई लोगों के साथ हुआ होगा कि आपने कुछ एक सेक्शन तो आपने बहुत अच्छा कर लिया, जैसे कई लोग राजस्थान जी के अच्छा लगता है तो केवल वही पढ़ रहे हैं, इंडिया मैथ साइंस रीजनिंग नहीं देखा बहुत अच्छे से, तो उस एरिया में नंबर कम रह गए, राजस्थान जी के में आ गए, पर उससे एग्जाम क्लियर नहीं हो पा रहा। ये एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है पेपर का जो हमेशा ध्यान रखना है, चाहे प्रीलिम एग्जामिनेशन है चाहे मेन एग्जामिनेशन है, दोनों ही लेवल पर ऐसा रहेगा। पूरे पेपर में 150 क्वेश्चंस हैं, सारे नहीं आएंगे ये मानकर चलना है। मेंस में भी ऐसा ही होता है, आईएएस के प्रीलिम्स में भी ऐसा ही होता है। आपको 100 क्वेश्चन मिलते हैं, 100 के 100 नहीं आते हैं, पर जो आते हैं उनमें कोई गुंजाइश नहीं रहनी चाहिए। ये एक इम्पॉर्टेंट बात है। किसी के लिए नहीं कर रहे आप, अपने लिए ही कर रहे हो। किसी को क्या सोचेंगे, कोई क्या सोचेगा, सबको पता था कि हम तैयारी कर रहे थे, हमारे मार्क्स कम आ रहे हैं, टीचर क्या सोचेंगे, पड़ोसी क्या सोचेंगे, रिश्तेदार क्या सोचेंगे। अब वो तो सोचेंगे ही ना, क्योंकि उनके पास करने के लिए कुछ है नहीं। तो जब करने के लिए कुछ नहीं होता तो सोचने के लिए पूरी दुनिया ही पड़ी है। करो जो सोचना है सोचो, आपके पास करने के लिए बहुत कुछ है। तो जिन जिन के पास करने के लिए कुछ है ना, वो सोचने की भी नहीं सोचें, और जो सोच रहा है उस व्यक्ति की भी ना सोचें। कोई भी कुछ भी सोच रहा हो, आप अपना काम करते रहो, लोग सोचते रहेंगे। पेपर के बाद में ये बात ध्यान रखनी है, इस प्रेशर में नहीं आना कभी भी पेपर देने के बाद, क्योंकि हम उस दौर से गुजरे हैं इसलिए पता है। रिश्तेदार पूछेंगे कितना कट ऑफ आ रहा है, आंसर की कितना। टीचर के अलावा और किसी की चिंता नहीं करनी है, क्योंकि टीचर इसलिए पूछ रहा है क्योंकि वो जानना चाहता है कि आप कहाँ खड़े थे और अगली बार आपको कैसे इंप्रूव करा जा सकता है या कैसे काम किया जा सकता है। पर और कोई पूछ रहा है तो वो काम नहीं करने वाला आपके ऊपर, वो आपको भी पता है, तो उसकी परवाह भी नहीं करनी, छोड़ दिया, भूल गए, आगे बढ़ गए। पेपर को लेकर इतना बर्डन कभी नहीं लेना चाहिए। और जैसे हमारे कई स्टूडेंट हैं, उनकी तबीयत खराब थी एग्जाम से पहले, तो अब तबीयत इंपॉर्टेंट ही, ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट है। हेल्थ ही ठीक नहीं होगी तो नौकरी का भी क्या कर लोगे। ये एग्जाम जो है इज अ पार्ट ऑफ लाइफ, नॉट लाइफ। ये एग्जाम पार्ट ऑफ लाइफ है खाली, इससे लगने वाली नौकरी भी आपका पार्ट ऑफ लाइफ है, इट्स नॉट लाइफ, कंप्लीट लाइफ नहीं। इतना बर्डनसम भी नहीं बना लेना है इसको कि लाइफ का ही हम इंपॉर्टेंस खत्म कर दें, हम जीवन मरण का प्रश्न मान लें इसको, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि जो लोग ये नहीं भी कर पाए वो दुनिया में किसी ना किसी सेगमेंट में बहुत अच्छा कर गए हैं और हर बार करते हैं ऐसा, और हो सकता है कि आरएएस से बहुत ज़्यादा अच्छी पोजीशन में भी रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। तो पेपर को लेकर उसकी चिंता भी नहीं करनी है कि नहीं हुआ तो क्या होगा, कुछ ना कुछ तो होगा। जो लिखा होगा, जो होना होगा, जहां आपको होना होगा वहां पहुंच ही जाओगे, 100% पहुंच जाओगे। इस पेपर को लेकर जनरली इवैल्यूएशन क्या है, 1-2 जन से बात करूंगे मैं, कौन इवैल्यूएशन बता सकता है अपना, किसने पेपर को पढ़ा था और कुछ सोचा था पेपर को देखकर, कौन बात करेगा। एक भी जन नहीं है, किसी को भी पेपर पे कोई, किसने रीड करा पेपर के बारे में, पेपर देखा पूरा, याशिका पेपर देखा पूरा, हाँ नहीं दे, पूरा नहीं देखा, किसने पूरा देखा पेपर, एक भी जन ने पूरा पेपर नहीं देखा, पूरा पेपर देखा, क्या लगा, क्या लगता है पूरे पेपर को देखकर क्या लगता है, कुछ तो इवैल्यूएशन होगा। लेवल ज्यादा था पिछली बार से, ओके ठीक है। और किसको क्या लगता है, इधर पीछे पेपर का लेवल पिछली बार से कम था कि ज्यादा था? अच्छा, सेक्शंस थे, इस बार मिक्सचर हो गया।
ओके, समझ गया। पेपर पैटर्न जो है उसमें ट्विस्ट हो गया, एक एक सेक्शन करके पेपर नहीं पूछा, यूपीएससी की जैसे कोई सा भी रैंडम उठाकर पूछ लिया, रैंडमली पूछ लिया। उसके लिए आप मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं थे कि इस तरह से भी आ जाएगा। ठीक बात है, ठीक बात है। और कोई, और किसी ने एवेल्युएट करा? क्या लगता है? टफ था कि इजी था पेपर? इजी था। अगर कोई जैसे जो लास्ट ईयर के कंपैरिजन में इकोनॉमिक सर्वे ज़्यादा आई थी, ओके, राजस्थान की ज़्यादा, ठीक बात है। अगर कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे टारगेट करके चलता ना तो उसके लिए पेपर इजी थे, क्योंकि इकोनॉमिक सर्वे से बहुत सारे क्वेश्चंस थे। सर्वे से भी क्वेश्चंस थे, सर्वे से हर बार ही आते हैं। कुछ लोगों को कम लग रहे थे सर्वे से, कुछ को ज़्यादा लग रहे थे। वो शायद ऐसा भी हो सकता है कि कुछ लोगों को ज़्यादा आ रहे थे तो उनको ज़्यादा लग रहे थे, कि इनको नहीं आ रहे थे तो उनको कम लग रहे थे, कि सर्वे के वो नहीं आए जो हम पढ़ के गए थे। ऐसा तो हो ही जाता है, ऐसा हो जाता है, ऐसा हो जाता है। तो पेपर का लेवल, सबकी ओपिनियन अलग अलग रहती है। मतलब किसी को टफ लगता है, किसी को आसान लगता है। पेपर में क्वेश्चन का लेवल टफ इजी भी नहीं होता, कई बार पूछने का पैटर्न भी हो सकता है टफ इजी लगता हो, ऐसा भी हो जाता है। बट कोई बात नहीं, वो तो अब इवैल्यूएशन है, इंडिविजुअल इवैल्यूएशन है। पर एक जनरल परसेप्शन बता रहा हूँ, पेपर हमेशा मॉडरेट होता है, ना तो बहुत टफ होता है ना बहुत आसान होता है। पेपर बीच में होता है कहीं ना कहीं, थोड़ा आसान, थोड़ा टफ, थोड़ा मॉडरेट। और ये इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। तो एक बहुत जनरल सी बात है ये पेपर को लेकर। अब इसके बाद बात आती है जो तीसरा हमारा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है आज की चर्चा का, कि मेन एग्जामिनेशंस की प्रिपरेशन कैसे होनी चाहिए आरएस की। खासकर जो लोग ऑनलाइन देखेंगे इस वीडियो को उनके लिए तो है ही। मेन एग्जामिनेशन 3 से 4 महीने के अंतराल पे हो जाते हैं आजकल, जो कि बहुत शॉर्ट टाइम पीरियड है। ऐसा आईएएस में भी होता है। प्रीलिम एग्जामिनेशन मई एंड और जून में होता है, और उसके बाद में सितंबर के अंदर मेन एग्जामिनेशन हो जाता है। आरएएस में भी प्रीलिम एग्जामिनेशन अभी हुआ है, और अब बहुत कम समय के अंदर ही 3 से 4 महीने में मेन एग्जाम के पूरे चांसेस हैं। और पिछले बार के रिकॉर्ड को देखते हुए लगता है कि आरपीएससी उसको करवा भी लेगी, तुरंत ही उसके साथ साथ में करवा लेगी। तो अब हमारे लिए जो भी लोग मेन एग्जाम के लिए अपीयर करने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, उनके लिए रिजल्ट आने तक के ये 15-20 दिन इम्पॉर्टेंट है, और उसके बाद 3 महीने तो हैं ही हैं। तो उनको 2-3 बिंदुओं का खास ध्यान रखना चाहिए, जो मुझे लगता है आरएस के प्रिपरेशन करने वालों को, कि पहला तो अभी से ही स्टार्ट करें, 1 दिन का ब्रेक ले लें ज़्यादा से ज़्यादा, और उसके बाद अपनी प्रिपरेशन चालू रखें मेन एग्जामिनेशन की। प्रिपरेशन करने के लिए 4 ही पेपर हैं मेन में आपके पास में, 1 लैंग्वेज और 3। तो उन चारों पेपर को 4 पार्ट्स में डिवाइड करे हुए जो हैं, हर सब्जेक्ट से कुछ ना कुछ एरिया आपका एवरीडे प्रिपेयर होना चाहिए। ऐसा कभी ना करें कि केवल एक सब्जेक्ट कर लें और दूसरे को पूरा ही ब्लैंक छोड़ दें। उससे क्या होगा, उससे जब आप एक सब्जेक्ट तो कर लोगे और दूसरा पड़ा हुआ रहेगा साइड में, तो वो बाद में पेन देना शुरू करेगा, उससे डर लगने लगेगा। तो रोज अपने पूरे डेली रूटीन को 4 हिस्सों में बांटकर चारों सब्जेक्ट्स को, भले ही किसी का टाइम कम किसी का ज़्यादा, जो आपका स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है उसका कम, जो वीक है उसका ज़्यादा, पर सबका बराबर बराबर टाइम आपको एवरीडे लेना चाहिए। मतलब पेपर 1 भी 1 घंटा 2 घंटा, पेपर 2 भी, पेपर 3 भी, पेपर 4 भी। और इसके लिए 3 से 4 महीने का एक पूरा टाइम टेबल बनाकर फिर प्रिपेयर होना चाहिए। उसमें भी 2 एरियाज हैं, एक तो पढ़ना है और दूसरा लिखना है। 15, 50 और 100 उसको लिखने की प्रैक्टिस करनी है, और टेस्ट सीरीज मेंस के लिए ज्वाइन कर रखनी है, और साथ साथ में सेल्फ स्टडी करनी है। तो आंसर राइटिंग भी करनी है, टेस्ट सीरीज भी करनी है, और साथ साथ में जो लर्निंग है, जो कंटेंट है, उसको भी पूरा कंप्लीट पढ़ना है। तो ये सारा काम जो है ये 3 से 4 महीने के अंदर पूरा डिवाइड करके करना पड़ेगा, इतना इंपॉर्टेंट एरिया है। तो इसकी प्रिपरेशन भी पहले दिन से ही, आज की छुट्टी ज़्यादा से ज़्यादा हो जाए 2 अक्टूबर की, 3 अक्टूबर से अपना टाइम टेबल बनाकर सिस्टमैटिकली पूरी प्रिपरेशन, वो सारे लोग जो ऑनलाइन देख रहे हैं उनके लिए भी है कि वो स्टार्ट कर देनी चाहिए। टाइम नहीं मिलेगा, आरपीएससी आजकल फुल फॉर्म में काम करती है। वो एग्ज़ाम पहले लग रहा था कि प्री का भी शिफ्ट होगा, बट नहीं हुआ। मेंस का भी ये उम्मीद भी न रखें कि वो बहुत लंबा लेकर जाएंगे। 3 से 4 महीने, इलेक्शंस के बाद पेपर कभी भी हो सकता है। ठीक है, तो उसके लिए भी सभी लोग जो ऑनलाइन देख रहे हैं या जिन लोगों ने भी दिया है, अपने मार्क्स को इवेल्युएट कर
+-3 ध्यान रखकर अपने आप को मान करके आपका और वो वेस्ट नहीं होगा, वो कहीं ना कहीं काम आएगा, उसको लेकर फिर आगे बढ़ जाएं। तो ये भी एक एरिया है जो एग्जामिनेशन में, और ये उन सब लोगों के लिए जिन्होंने नहीं दिया उनके लिए भी लर्निंग है, क्योंकि प्रीलिम्स आप करते हो फिर उसके बाद मेंस आता है, 3 से 4 महीने का गैप होता है, उसमें क्या स्ट्रैटेजीज आपकी होनी चाहिए वो आपको क्लियर होना चाहिए। और जिन्होंने अभी एग्जाम दिया और उनका यदि एक्सपीरियंस खराब रहा किसी भी वजह से, पेपर का एक्सपीरियंस खराब रहा, उनसे बात कर कर उनकी लर्निंग लेकर कि आपने कहाँ कहाँ गलतियाँ हुई थी, शुरुआत में क्या ईजी गोइंग थे, बाद में एकदम से प्रेशर ले लिया, कैसे आपने टाइम टेबल नहीं बनाया था, या डिसिप्लिन में नहीं करा, या टाइमली ख़त्म नहीं करा, या टेस्ट सीरीज ढंग से नहीं दिया, पेपर अटैम्प्ट ठीक से नहीं किया, जो भी एरिया में कमियां रही हो, जो लोग आने वाले अटैम्प्ट्स में एग्ज़ाम देंगे वो लोग उन सब लोगों से बात करें, अगर उनकी कोई कमी लगे तो उससे सीखें, उनसे समझें कि कहाँ आपका चैलेंज लगा इस पेपर के अंदर, और वही लर्निंग आपको आपकी प्रिपरेशन में काम आएगी। बस केवल लर्निंग की तरह, किसी के कोई मजाक नहीं उड़ाना, किसी से कोई बात नहीं ऐसा, किसी को कोई जज नहीं करना, बस केवल ऐसे लेना है कि जैसे कि एक लर्निंग है। तो ये पेपर उस सेंस में भी इम्पॉर्टेंट है उन सब लोगों के लिए, इसीलिए मैंने आज के लिए उन सबको भी बुलाया जो लोगों ने एग्ज़ाम नहीं दिया था, फिर भी बुलाया क्योंकि आप उस सबसे सीखो, पेपर को देखो, पेपर को स्टडी करो, ताकि आपको पता चले कि प्रिपरेशन का क्या लेवल होता है। ठीक है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है आरएस के प्रीलिम एग्जामिनेशन और मेन एग्जाम का। ठीक है, तो दूसरों की गलतियों से जो लोग सीख लेते हैं वो लोग ज़्यादा बेटर हैं, बजाय हम गलती करें फिर सीखें। वो भी खराब नहीं है, पर वो लोग सबसे ज़्यादा स्मार्ट है जो दूसरों को देखकर सीख जाएं। तो जिन्होंने नहीं दिया है अभी तक वो दूसरों को देखकर सीख जाएं। ठीक है, जिन लोगों का किसी भी वजह से ख़राब हुआ है, डिसअपॉइंट है और थोड़ा कम भी लग रहा है नंबर आया है, जिनको करना है तैयारी, उनको तो मैंने बताया कि उनको क्या करना चाहिए। जिनका किसी भी वजह से ऐसा, एक बहुत बढ़िया सा एक स्टेटमेंट, एक बार चाइना की एक कंपनी है अलीबाबा, उसके जो मुखिया हैं जैक मा, उनका एक स्टेटमेंट था एक जगह बहुत बढ़िया, और वो बड़ा मोटिवेटिंग है। कई बार होता है भाई मेरे यदि किसी स्टूडेंट के नंबर नहीं आ रहे होंगे तो वो मेरे लिए भी सेटबैक है बहुत बड़ा, मुझे भी बुरा लगता है कि क्यों नहीं आया, बट उसकी एक बात है जो बहुत मोटिवेटिंग है, बहुत बढ़िया बात बोली उन्होंने कि टुडे इज डिफिकल्ट, टुडे इज डिफिकल्ट, टुमारो इज मच मोर डिफिकल्ट, बट डे आफ्टर टुमारो इज ब्यूटिफुल, मोस्ट पीपल डाई टुमारो इवनिंग। आज मुश्किल है, कल और ज़्यादा मुश्किल होगा, पर यकीन है कि परसों बहुत अच्छा होगा, बहुत सुंदर, बहुत बेहतरीन होगा, पर बहुत सारे लोग कल शाम को ही मर जाएंगे, हार मान लेंगे। तो जो मैक्सिमम लोग हार मानने वाले, मैंने बोला था ना सक्सेस का पार्ट है फेलियर, सक्सेस का ऑपोजिट है ट्राई ना करना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है उन सब लोगों के लिए, किसी भी वजह से नंबर या कट ऑफ कम रह रहा हो तो उसका ध्यान रखना है। और पेपर हमेशा इसी लेवल का आता है, इसी लेवल का आता रहेगा। हम अपने इवेल्यूएशंस करें, कभी भी किसी संस्था को, किसी को जैसे आरपीएससी है उसको जिम्मेदार ठहरा देना, किसी और को वजह बना देना आसान होता है, वो सब ना करें। पेपर को लेकर अपने इवेल्यूएशंस पे काम करें और अपने आप को प्रिपेयर करें और आगे बढ़ें। और एंड तक हार नहीं माननी है। जब तक आपके पास एलिजिबिलिटी है, जब तक आप कर सकते हो, जब तक आपको आरपीएससी ने अपनी एजुकेशन और आपकी एज क्वालिफिकेशन के हिसाब से अलाउ कर रखा है, तब तक हार नहीं माननी है। तब तक जो अटेम्प्ट आ जाएगा उस अटेम्प्ट को देना ही है और फुल प्रिपेयर कर कर पूरी तैयारी के साथ देना है। क्योंकि यदि मुक्ता राव 39 की एज में अटेम्प्ट कर कर 41 के अंदर आरएस बन सकती हैं, तो फिर कोई भी व्यक्ति कर सकता है राजस्थान का। जब वो कर सकती हैं, वो भी एक आम इंसान ही थी और उन्होंने भी जब ये कर लिया इस जज्बे के साथ में, उस एज में और महिला होते हुए, और राजस्थान के अंदर महिला होते हुए, जो कि एक बैकवर्ड स्टेट भी है इस मामले में, वहाँ पर इन सब चीज़ों से जूझते हुए, आगे बढ़ते हुए और इतनी सफलता हासिल कर ली है, तो वो उन सब के लिए मोटिवेशन होनी चाहिए जितने भी लोग तैयारी कर रहे हैं, और बनी रहनी चाहिए। आई होप आपको बात समझ आई होगी। पेपर के डिफ़िकल्टी लेवल को तो आपने समझ ही लिया है, देख ही लिया है। पेपर को हम क्वेश्चंस जैसे जैसे हमारी क्लासेस में आगे चर्चाओं में आते रहेंगे, हम और डिटेल में उनको डिस्कस करते रहेंगे, पढ़ते भी रहेंगे और साथ साथ में उन पे डिटेल में चर्चा करते रहेंगे। आपके लिए रेफरेंस भी रहेगा, जब भी वो टॉपिक आपके सामने आएगा तो आपको ये क्वेश्चन दिखेगा तो कि हाँ ऐसा आरएस में आया था, इस तरह का क्वेश्चन हमको प्रिपेयर करना चाहिए, इस तरह से हमको इसको देखना चाहिए, इस तरह से हमको पढ़ना चाहिए।
ये हमारे लिए मोटिवेटिंग रहेगा। और दूसरी बात ये कि हम लोग RAS का मेंस का एक टेस्ट सीरीज़ आने वाले वीक में, नेक्स्ट वीक में स्टार्ट करने वाले हैं। तो जो भी लोग आपके जानने वाले, पहचानने वाले और ऑनलाइन जो भी लोग हमको देख रहे हैं, यदि वो RAS का मेंस का टेस्ट सीरीज़ करना चाहते हैं तो वो इंस्टीट्यूट में जो गिवन नंबर है, मोबाइल नंबर है, उस पर संपर्क कर सकते हैं, या फिर इंस्टीट्यूट आकर ऑफिस में संपर्क कर सकते हैं। तो आप मेंस का टेस्ट सीरीज़ अजमेर में रहकर करना चाहते हैं तो वो अवेलेबल है। जितने भी लोग एलिजिबल हैं वो लोग ज़रूर उसको ज्वाइन करें और उसका लाभ लें। आई होप आपको पेपर रिलेटेड और एग्ज़ाम ओरिएंटेशन का आइडिया मिला होगा और ये सारी बातें आपको आपके एग्ज़ाम्स में आगे काम आएंगी। यही मेरी चर्चा का मेन मुद्दा था जो डिस्कशन करना था, क्रिटिकली पेपर को एनालाइज करना, क्रिटिकली एग्ज़ाम सिचुएशन को एनालाइज करना। और अब जो इसको समझकर आगे बढ़ जाएगा, मुझे उम्मीद है कि वो सफल होंगे आगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।